हम वकील हैं, हमारा काम ऊंची जाति के केस से चलता है, हमारा धंधा उनसे है। एक निम्न जाति के कैदी की हम मदद करेंगे ना तो ऊंची जाति में हमारी पूछ खत्म हो जाएगी, उनसे हमारी शत्रुता हो जाएगी। पर पानी में रहकर मगर से बैर तो नहीं कर सकते ना, समझो। पढ़े लिखे हो ना, अपने घर वापस लौट जाओ और छोड़ दो उसके हाल पर। अब ऐसे भी वो निम्न जाति का है, बाहर रहेगा तो खाने खाने को तरसेगा, जेल के अंदर रहेगा तो आराम से रहेगा। सर बात समझने की कोशिश कीजिए। सर मैं अपनी पत्नी, बाबा, बुआ सबको नाराज करके घर से निकला हूँ सर। क्योंकि मेरी मानवता ने, मेरी इंसानियत ने और मेरी आत्मा ने कहा कि जाओ भीमराव और उस कैदी की मदद करो। आपका धंधा क्या कहता है ये मायने नहीं रखता सर, मायने ये रखता है कि आपकी इंसानियत, आपकी मानवता और आपकी आत्मा क्या कहती है। अब इतने बड़े वकील बने हैं आप, तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो नहीं बने होंगे ना। इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, एक बार उनसे मिलने दीजिए, मैं सारा सच जान लूंगा। ठीक है, एक चिट्ठी लिख कर देता हूँ, उसको अदालत में दो, वहाँ से परमिशन मिलती है तो उससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जी प्लीज सर। अरे बोलो, मंजूर है कि नहीं? हाँ हमें मंजूर है। और जो भीम के समर्थक है वो भी बताएं। भीम को अगर सजा मिलेगी तो आप सब भी समर्थन में रहेंगे, रहेंगे ना समर्थन में? कहीं ऐसा तो नहीं भीम के साथ खड़े होकर पलट जाओगे? जीजा भाई, कोई नहीं पलटेगा, कोई नहीं। हमारू कहाँ जा रही है? और तू तो नहीं पलटेगी? इतनी देर से चाल का एक सदस्य बनकर खड़ी थी ना आपके साथ, तब कुछ पत्नी धर्म निभाने जा रही। अब निश्चिंत रहिएगा, इस बार मैं आप सबके खिलाफ नहीं जाऊंगी। इसमें कागज है जो कोर्ट से लिखवा कर लाया हूं। ये ठीक है ना? सर इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है, तो इतना समय क्यों लगा रहे हैं? मिलवा दीजिए ना। मिलवा देंगे भीमराव, मगर मिलकर तुम करोगे क्या? मिलने के बाद क्या हो जाएगा? ये सब सवाल हैं। बस इतने ही सवाल नहीं है सर, सवाल तो बहुत सारे हैं। मैं उनसे मिलकर क्या कर लूंगा, वो मुझे क्या कहानी बताएंगे, कहीं आप वाली कहानी से अलग कहानी ना बताए। फिर उन्होंने अलग कहानी बताई तो मैं उसका क्या करूंगा? वो कहानी लेकर मैं हमारे न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाऊंगा तो आगे क्या हो जाएगा? या फिर कहानी बताने के बजाय उन्होंने मुझ पर वार कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि आप तो उन्हें अपराधी मानते ही हैं। फिर इस जेल में मेरी जान को कुछ हो गया तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सवाल तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन इतने सारे सवाल होने के कारण ये कागज होते हुए भी क्या आप मुझे उनसे मिलने से रोकेंगे? नहीं भीमराव, मिलवा तो हम तुम्हें देंगे ही, लेकिन इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए मन व्याकुल हो रहा है। सर आप जरा शांत हो जाइए। आप बस एक बार मिलवा दीजिए ना, मैं एक बार उनसे मिल लूंगा, बात कर लूंगा, तो आपके सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। चलिए।
सर, ये आपके लिए। क्या है ये? एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, आज की छुट्टी की एप्लीकेशन है। भीमराव आज छुट्टी पे है। जी। मगर ये हैंडराइटिंग भीम की नहीं है। उसने अखबार में जो छापने के लिए दिया था उसकी हैंडराइटिंग कुछ और है। ये उन्होंने नहीं, ये एप्लीकेशन मैंने लिखा है। तुम्हें भी लिखने आता है? जी हाँ, उन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया है मुझे। वो पूरन जी से मिलने गया है ना, इसलिए ये एप्लीकेशन मैंने लिखा है। इस एप्लीकेशन को लिखने के बजाय पति को उस खूंखार आरोपी से मिलने से रोकना चाहिए था। ए पुरान, ए पुरान, ये भीमराव आया है तुमसे मिलने। मिल लो इससे। मुझे किसी से नहीं मिलना है, चले जाओ यहां से। पूरन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। उस दिन देखा था मैंने आपको सड़क पर। लोगों ने आपको मारा, सर नीचे झुकाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी आपने नहीं झुकाया। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस दिन से लगा कि आप अपराधी नहीं हो सकते। लेकिन फिर उसके बावजूद भी आप यहाँ सजा काट रहे हैं, कैदी बने हुए हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अगर आपकी कहानी मुझे एक बार बता देंगे तो। हो गई ना मुलाकात, मुलाकात खत्म। जाओ यहां से। देखिए पूरन जी, मुझे वो कहानी नहीं सुननी जो सबको पता है। मुझे वो जानना है जो सच है। पर मुझे नहीं बताना है, जाओ यहां से। और फिर आप बस याद करते रहेंगे कि एक भीमराव आया था मुझे न्याय दिलाने, लेकिन मैंने शांत रहकर मौका गवा दिया। और हाँ पूरन जी, आगे कभी किसी रास्ते पर 2-4 लोग आकर अगर आपको मारने लगे और अपना सर नीचे झुकाने के लिए कहेंगे, तो सर नीचे झुका लीजिएगा, क्योंकि आपने ये मौका गवाया है। और जो व्यक्ति खुद से मौका गवाता है ना, उसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, सपने नहीं देखने चाहिए कि एक ना एक दिन मुझे न्याय मिलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। बस एक आखिरी बात, आज अगर आप ऐसे ही चुपचाप खड़े रहे ना, तो आगे कभी कोई आपके न्याय के लिए खड़ा नहीं रहेगा। ना खड़ा हो कोई, पर तुम जाओ यहां से। हाँ, जा रहा हूं मैं यहां से। यही बात सच मानकर जा रहा हूं मैं यहां से कि आपने ही अपनी बीवी और अपने बच्चे की जान ले ली, उन्हें जला डाला, अपने घर को जला दिया। यही बात सच मानकर जा रहा हूं मैं यहां से।
अरे मत पोछिए इनके आंसू। आंसू पोंछने से ये इस अपराध से मुक्त नहीं हो जाएंगे कि इन्होंने अपने ही परिवार को अपने ही हाथों जला दिया। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। मेरे बेटे का ब्याह था। पुणे में अच्छी मजदूरी कमा लेता था, पैसा ठीक ठाक था, तो ब्याह बहुत खुशी से धूमधाम से किया। एक घोड़ी लाया था। मेरा सपना था कि मैं अपने बेटे को सेहरा पहनाकर घोड़ी पर बिठाऊं। बहुत अच्छा लग रहा था वो। फिर हम लोग बारात लेकर निकले खुशी खुशी। बड़े लोगों की बस्ती से गुजर रहे थे। उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। उन लोगों ने हमें रोक लिया। उन लोगों ने मेरे बेटे को बहुत मारा। उसे घोड़ी से उतारकर जमीन पर पटक दिया और मुझे भी बहुत मारा। फिर मैं अपने बेटे को पैदल ब्याह के लिए ले गया। उन लोगों को इतने से भी तसल्ली नहीं मिली। जब मैं बेटे को ब्याह करके घर लाया, बहू की पहली रात थी। मैं थोड़ा काम से बाहर गया था। उसी समय उन बड़े लोगों ने मेरे घर में आग लगा दी। न्याय से ज्यादा मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो, मैं मर जाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, कौन हो आप लोग? अरे छोड़िए, अरे ये छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे
अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अपना अपना कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाओ अपना। किसने भेजा? और अदालत रोज तुम्हें सुरक्षा नहीं देगी, रोज पुलिस नहीं लगाएगी तुम्हारे लिए। जानता हूं सर, वैसे भी ये लोग जान लेना चाहते हैं। जान लेनी है तो ले ले, और इन लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। पूरन जी के परिवार को, घर को जला दिया और इल्जाम उन्हीं के ऊपर डाल दिया। इतने तो असंवेदनशील लोग हैं ये, संवेदनाओं की क्या अपेक्षा करें। और आपने सही कहा, मुंबई की एक बड़ी आबादी, बहुतांश लोग ऐसे ही हैं सर। लेकिन मुझे उम्मीद है वकील साहब जैसे कुछ लोगों से, जो अच्छे लोग हैं। ये ऊंची जात वाले सब मिलकर भी अगर मुझे मार नहीं पाए, और अगर मैं जिंदा रहा, तो मैं एक उम्मीद के चंद दिनों से पूरा संसार रोशन कर दूंगा। ले आ गया वकील। चलो खड़े हो जाओ सब। और जब हम लोग सजा निर्धारित करे हैं ना वकीलाने, वो चल के उसका सुनावत है। चलो मुझे माफ कीजिए, आप सबका विरोध होते हुए भी मैं पूरन जी से मिलने गया। मगर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे लग रहा है कि पूरन जी ने जो उनकी कहानी मुझे बताई, आप सबको भी एक बार वो कहानी सुननी चाहिए। हमका नहीं सुननी कौनो कहानी वहानी तुम्हारी। और हम लोग यहाँ ना तो तुझसे बहस करें के लाने खड़े हैं, और ना ही अपन चेहरा दिखाने खातिर। हम चाल वालों ने मिलके एक फैसला किया है, वह सुनामे खातिर यहाँ खड़े हैं। और वो फैसला ये है कि अगर तुम पूरन के लिए लड़ाई लड़ते रहोगे तो इस चाल के अंदर नहीं रहोगे, इस चाल के बाहर रहोगे। समझे भीमराव? क्योंकि कम से कम इस पूरे मसले पर कल को पुलिस आकर पकड़कर ले जाए, कोई आकर मारने लगे, तो तुम बाहर रहोगे, तो हम सब साफ साफ कह सकें कि भीम से इस केस को लेकर कोई मतभेद नहीं है, इसलिए तुम इस चौल से बाहर ही रहोगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम सब घर वाले आकर कहेंगे कि भीम के साथ साथ हमें भी सजा दीजिए। जो भी सजा है, जो भी दंड है, आपस में बांट दीजिए। लेकिन तुम्हें हमारी बातों का, हमारी जज्बातों का, हमारी चाहत का मतलब नहीं था, तो हम सब इन लोगों के फैसले के साथ हैं। आप बैठ जाइए वहाँ। क्या हुआ था पूरन जी को? बताइए ना, क्या हुआ था? थैंक यू रमा, तुमने
मेरी छुट्टी का एप्लीकेशन ऑफिस में दिया। आपको कैसे पता? अंदाजा लगाया। और वैसे भी एप्लीकेशन उन तक नहीं पहुंचा होता तो ढूंढ ढूंढ कर मुझे बहुत सारी चीजें सुनाते। नीति, अनुशासन, ऑफिस, मालिक, नौकरी, पता नहीं क्या कुछ सुनाते। और वैसे भी तुम्हारे सिवा मेरा एप्लीकेशन कौन दे सकता है? अब आप इतना समझते हैं तो ये भी समझते होंगे कि अपने जन्म में क्या देखा, क्या सुना। मैं भी जानना चाहती हूँ। तुम उन लोगों के साथ खड़ी थी तो इस वक्त तुम्हें कुछ बताना मुझे जरूरी नहीं लग रहा है। आपके विरोधी बनने की सजा दे रहे हैं क्या आप मुझे? नहीं, ऐसा नहीं है, पर ये मेरा भी तो अधिकार है ना कि किसे कब और कितना बताना है। अपने विवेक से मैं फैसला ले रहा हूं। मतलब आपने अपनी पत्नी को ही पराया कर दिया? मैंने जब उनसे पूछा कि आप जेल में क्या हुआ पूरन जी के साथ, तब उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने फिर एक बार पूछा, अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। और बाद में कहा कि मैं इतना तो तय कर सकता हूँ कि कब किसको क्या बताना चाहिए, ये मैं तय कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं पत्नी हूँ उनकी, तो उनके ऐसे व्यवहार से मुझे लगा कि उन्होंने मुझे पराया कर दिया। इसलिए बुरा लगा। ये बड़ी बात नहीं है। अरे ये बहुत बुरी बात है। पहली बार तेरे पति ने तेरी इज्जत नहीं की है। कैसे लगा होगा तुझे? वैसे तो बहुत कहता है पत्नी को ये मानना चाहिए, पत्नी को वो मानना चाहिए, और आज क्या रमा ने उसका साथ नहीं दिया, वो तो बन गया बाला और आनंद जैसा। आई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है का क्या मतलब? दिख रहा है साफ साफ जो रमा ने कहा है। किसी ने ना सही कहा है रमा, जब तक तूफान नहीं आता तब तक नाव की ताकत और नाविक के हुनर की परख होती ही नहीं है। इतने सालों में पहली बार रमा भीम के नहीं बल्कि उसके सामने खिलाफ लोगों के साथ थी, और भीम बन गया आदर्शवादी व्यक्ति से एक पति। जैसे पति होते हैं। जीजाबाई, बात को बढ़ाओ मत। अच्छा, मैं बात को बढ़ा रही हूँ। बस मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। समझना क्या है भीम? तुम्हें तो बहुत पहले ही समझ चुकी हूँ मैं, तुम्हें भी और तुम्हारी नौटंकी को भी। तुम औरों जैसे ही हो, बस अपने आप को उनसे अलग समझ बैठे हो। ऐसे सर झुकाकर खड़े रहोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं बोलूंगी नहीं? लेकिन आज तो मैं बोलूंगी। सुनो भीम, तुम एक ऐसे इंसान हो जो ना अपने पिता के हो, ना अपने भाइयों के हो, ना पड़ोस के हो, और ना ही अपने समाज के हो। तुम बस अपने मन के हो। जो तुम्हारा मन करता है तुम वही करते हो, फिर उससे चाहे दूसरों को कितना भी प्रभाव क्यों ना पड़े। तुम एक स्वार्थी और सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाले इंसान हो। अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा। तुम्हें तुम्हारे बारे में सब सच बताकर बहुत अच्छा लगा। आज दिल हल्का और दिमाग ठंडा हो गया। आज रात को अच्छे से नींद आएगी मुझे। मैंने नहीं मारा अपने बीवी बच्चा का।
अपने बहू को मैंने नहीं मारा। न्याय से ज्यादा मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो, मैं मर जाऊंगा। किसी किसी का दिल तो हल्का भी नहीं हो पाता, ना वो किसी को कुछ बता पाते हैं, ना कोई उनसे बात करता है, ना कोई उनकी बात समझता है, ना कोई उन्हें न्याय दिलाता है। उनके दिल पर कितना भार होता होगा। ऐसे लोगों के बारे में भी सोचिए कभी। आप मतलब आपको, मुझे, हम सबको ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो तुम सोचो, मैं जा रही हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से क्रूरता की कहानियों की सबसे क्रूर कहानी आपकी आप बीती है। यकीन कीजिए, मैं आपको न्याय दिलाकर ही रहूंगा, और अगर नहीं दिला पाया ना न्याय, तो छोड़ दूंगा ये लड़ाई और भाग जाऊंगा सबसे दूर, अपने अस्तित्व से भी दूर भाग जाऊंगा। तो भाग ही जाना भीमराव। भाग जा, इतना सोच क्यों रहा है? और वैसे भी तुझे रोकने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि अब तो तेरे चाल वालों ने ही तुझे चाल से भगा दिया। तो अब तू खुद ही भाग जाएगा तो अच्छा है ना? वैसे ये बात तो है कि तुझे ऐसे देखकर मुझे बुरा लग रहा है, और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्हीं चाल वालों के लिए तू कितना सोचता था ना, इनके न्याय के लिए, इनके हक के लिए, इन्हें बड़े लोगों जैसा बनाने के लिए लगा रहता था। लेकिन आज एक तरह से तुझे धक्के मारकर चाल से बाहर कर दिया, वो भी तेरे अपने चाल से। और जब तेरे अपने नहीं हुए तो वो अपराधी तेरा क्या अपना होगा? इसलिए छोड़ दे ये लड़ाई, भूल जाओ उस कैदी को और उसकी कहानी को। क्यों अपनी जान देने पे तुला हुआ है, वो भी इन लोगों के लिए? ये लोग सिर्फ अपने मतलब की सोचते हैं और अपने मजे के लिए जीते हैं। और मैं सच कह रहा हूं, अगर तुझे यकीन नहीं आता ना तो अंदर जाके देख, तेरे विरोधी जश्न मना रहे हैं तुझे अपने चाल से बाहर करके। मेरी मानो तो तू आराम से नौकरी करता। अरे लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती लोगों को, और तुझे तो नौकरी मिली है, तो आराम से नौकरी करता, पैसे कमाता, हर जीवन सफल हो जाता तेरा। मगर के आगे जरा मुझे भी सोचने दीजिए। मेरे बारे में खुद ही सब सोचकर तय मत कीजिए। ठीक है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन एक बात मैं तुझे बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। आज तू जैसे यहां पर अकेला खड़ा है ना, वैसे ही ये सब लोग तुझे एक दिन छोड़कर चले जाएंगे और तू सचमुच अकेला हो जाएगा, एकदम अकेला। अच्छा ये बता, तू जिस कैदी से मिलने गया था जेल में, क्या है उसकी कहानी? मुझे भी कहानियों में बहुत दिलचस्पी है, मुझे भी बता, मुझे भी जानना है। हाँ भीमराव।
बहुत दिलचस्पी है उस पूरन की कहानी जानने में। और अगर लिख के दोगे ना तो कल के अखबार में छाप भी देंगे। मजे ले रहे हो सेठ जी? पिछली बार की तरह इसकी लिखी हुई कहानी को बदल दिए तो? क्या हुआ भीमराव, बताओगे नहीं? क्या हुआ तुम्हारे उस कैदी पूरन के साथ? है? लगता है बहुत बुरा लगा है, इसीलिए इसकी बोली निकल नहीं रही है। चलो मैं ही बता देता हूं। तुम ध्यान से सुनो भीमराव। उसके दूल्हा बने बेटे को घोड़ी से उतार दिया और फिर रात को सबको जला दिया और इल्जाम उस पर। यही हुआ ना भीमराव? क्या हुआ भीमराव? शक्ल से तो लग रहा है बहुत दुख हुआ तुम्हें ये जानकर। अरे इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? ये नियति है तुम्हारी और तुम्हारे पूरे जात की। तुम सब बाध्य हो हमारी बात मानने की। हम जैसा चाहें वैसा करें। अगर हम चाहें तो घोड़ी से उतार सकते हैं और अगर हम चाहें तो जलाकर राख भी कर सकते हैं। सहना पड़ेगा, तुम सबको ये सहना पड़ेगा। और अगर नहीं सह सकते तो फिर आग है, समुंदर का पानी है, जहर है, चाकू है। अरे जिससे मरना चाहो मर जाओ। पर अगर जिंदा रहोगे झेलना पड़ेगा ऊंची चात को। यही तुम्हारी जिंदगी की नियति है। और भीमराव, सच कहूं तो ढूंढोगे ना तो ऐसे कई पूरन मिल जाएंगे जिनके बेटों को घोड़ियों से उतार दिया जाता है। शांत हो जाइए आप। कैसे शांत रहूं रमा? कैसे शांत रहूं? और कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं अंदर से कितना टूट रहा हूं, कितना दुखी हो रहा हूं। बहुत बुरा लगा मुझे रमा। जब मैं आया तब तुम वहां खड़ी थी सबके साथ। ना मेरी बात सुनना चाहती थी, ना मेरी बात समझना चाहती थी। हमारी जात के एक मजबूर की कहानी सुनकर आया था और सोचा था कि उसका दुख सबके साथ बांटूं। सब जाने समझे उसकी कहानी क्या है, उसके साथ क्या गलत हुआ है। सिर्फ उसके साथ ही क्यों, हमारी जात के और भी ऐसे लोग होंगे जिनके साथ रोज गलत होता होगा, उनकी भी कहानियों को सुने समझे। लेकिन सब बस एक ही बात लेकर बैठे थे कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं पूरन जी से मिलने गया। और तुम भी उन सब में शामिल थी। सबके व्यवहार से मुझे इतना दुख नहीं हुआ रमा जितना तुम्हारे कारण हुआ है। मुझे लगा था तुम कुछ तो बोलोगी, जानने की कोशिश करोगी। नहीं, सब बस बोलते रहे और तुम देखती रही। एक बार भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि सबके सामने पूछना चाहिए कि बताइए उनकी कहानी क्या है? एक बार भी नहीं लगा तुम्हें? तुम्हारी कोई गलती नहीं है रमा। शायद मेरी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई है तुमसे और इसीलिए मैं नाराज हो गया। तुम आई थी
आई थी बाद में मुझसे पूछने के लिए। मुझे लगा था इन दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई बना दूंगी, मगर ये तो एक दिन भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए। मैं आती हूँ, फिर आप पूरन जी के बारे में बताइएगा। अब तू भी तेरे पति की तरह परिवार के फैसले के खिलाफ हो गई है। कम से कम थोड़ा तो लियाज कर। देखिए आई, आप मुझसे बहस मत कीजिए, बल्कि एक काम कीजिए। सुबह जब सारे चाल वाले जग जाएंगे ना, तो उनके साथ मिलकर एक पंचायत कर लीजिएगा कि आगे क्या करना है। और चाहे तो आप मुझे भी चाल से निकाल सकती है। बहुत जुबान चलाने लगी है ना तू। आई, मैं उनके साथ एक अलग संसार बसा सकती हूँ, इसलिए मुझे उनके पास जाना है। तेरी सास कह रही है नहीं जाएगी तू। पति के अलावा बात किसी और की होती तो शायद सोच भी सकती थी, अगर पति के नाम पर कैसे रोकूं। देखिए, आप जिद मत कीजिए, मुझे जाना है और मैं जाऊंगी। मैंने कहा ना रमा, तू नहीं जाएगी। जाऊंगी, जान रहेगी तो जाऊंगी। इसे डंडे से मारकर बेहोश कर देती हूँ, फिर देखती हूँ कि ये अपने पति के पास कैसे जाती है। अब बताइए, क्या हुआ था पूरन जी के साथ? हाँ, पूरन जी अपने बेटे का खुशी खुशी विवाह कराना चाहते थे। हम लोग बारात लेकर निकले, बड़े लोगों की बस्ती से गुजर रहे थे। उन लोगों ने मेरे बेटे को बहुत मारा, उसे घोड़ी से उतारकर जमीन पर पटक दिया। उन लोगों को इतने से भी तसल्ली नहीं मिली। उन बड़े लोगों ने मेरे घर में आग लगा दी। मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार जल गया। मेरे मोहल्ले वाले को डरा धमकाकर उनसे गवाही दिलवा दी कि मैंने अपने बहू और अपने परिवार को जिंदा जला दिया। याद रखिए शिशुपाल जी, जब किसी के पेट पर लात पड़े तब उसके साथ रिश्ता हो या ना हो, उदास हो जाना चाहिए। इंसान होने की ये पहली शर्त है। चलो बला टली इस ऑफिस से। एक बात और सर, ये अखबार का ऑफिस क्या बन सकता था और आप सबने मिलकर इसे क्या बना दिया। अखबार के जिस ऑफिस को समाज के विचार बदलने का, नए विचार देश विदेश तक पहुंचाने का केंद्र बनना चाहिए था, उस ऑफिस को आप लोगों ने मिलकर पुराने सड़े गले विचारों का अड्डा बनाकर रख दिया। जिस ऑफिस की एक एक ईंट से हक की मांग उठनी चाहिए थी, उस ऑफिस का एक एक कोना दूसरों का हक छीनने की बात कर रहा है। ये हार है सर, ये हार है आपकी और आपकी पत्रकारिता की। भीमराव, बंद करो अपनी ये फालतू की बकवास। कुछ भी बोले जा रहे हो। ये स्वाभाविक है मेघनाथ जी कि आपको ऐसा लगे कि मैं बकवास कर रहा हूं, कुछ भी कह रहा हूं,
लेकिन जो ये अखबार का ऑफिस चला रहा है ना, उन्हें अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर चाहे वो स्वीकार करे या ना करे। चलता हूं सर, फिर मुलाकात होगी। साहिब मेरे अरे सेठ जी, ज्यादा मत सोचिए। ये भीम की पुरानी आदत है, मैं अच्छे से जानता हूं। और यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो अक्सर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके सामने वाले को उलझा कर चला जाता है। और इस वक्त हमें किसी भी उलझन में नहीं रहना है, बल्कि हमें अपने प्लान पर कायम रहना है। इन लोगों को हमें कैसे भी करके सबक सिखाना है। चलिए दरोगा साहब, आप जाकर अपना काम कीजिए। किसी भी तरह उस पूरन को निपटा दीजिए। जी ठीक है।